मैं हूँ इंदु और आप सुन रहे हैं मेरे सुर में सच्ची कहानियाँ। तो आइए सुनते हैं एक ऐसी कहानी जो शायद आपके आसपास भी कहीं जी जा रही हो। आज की कहानी है एक अधूरा सपना। एक अधूरा सपना। नंदिनी 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। घर में सब उसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन प्यार के साथ साथ उसके लिए चिंता भी हमेशा बनी रहती थी, क्योंकि जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ रही थी वैसे वैसे लोगों के सवाल भी बढ़ रहे थे। अभी तक शादी नहीं हुई, इतनी पढ़ाई भी किस काम की, देखो लड़की की उम्र निकल रही है। और नंदिनी ये सब बातें सालों से सुनती आ रही थी, लेकिन हर बार वह मुस्कुरा देती थी, फिर चुपचाप अपनी किताबों में खो जाती। उसे लगता था कि ज़िंदगी कोई दौड़ नहीं है, हर चीज़ का अपना समय होता है। वह पढ़ती रही, मेहनत करती रही और एक दिन उसकी सरकारी नौकरी लग गई। उस दिन पूरे परिवार की आंखों में गर्व था, लेकिन समाज के पास खुशी मनाने का समय कम और नया सवाल पूछने की जल्दी ज़्यादा थी। नौकरी तो लग गई, अब शादी कब करोगी? नंदिनी मुस्कुरा देती, लेकिन कभी कभी रात को अकेले बैठकर सोचती ज़रूर थी कि क्या सचमुच उसकी ज़िंदगी बाकी लोगों से पीछे छूट रही है। समय बीतता गया और फिर लगभग 35 साल की उम्र में उसकी शादी विनय से हुई। विनय शांत स्वभाव का आदमी था, कम बोलता था, लेकिन दिल का बहुत साफ था। शादी के बाद पहली बार नंदिनी को लगा कि शायद जिंदगी ने उसे थोड़ा देर से सही, लेकिन सही साथी दिया है। दोनों की दुनिया बहुत बड़ी नहीं थी, ना कोई बड़ी मांग, ना कोई बड़ी ख्वाहिश, बस एक छोटा सा घर, कुछ सपने और एक दूसरे का साथ। दिन अच्छे बीत रहे थे और फिर धीरे धीरे उन सपनों में एक नया सपना भी शामिल हो गया। एक बच्चे का सपना, एक ऐसी किलकारी का सपना जो घर के हर कोने में गूंजे, एक छोटे से हाथ का सपना जो उंगली पकड़कर चलना सीखे। नंदिनी जब भी किसी बच्चे को देखती, उसके चेहरे पर अनायास मुस्कान आ जाती। विनय भी छोटे बच्चों को देखकर रुक जाता। दोनों कुछ नहीं कहते थे, लेकिन दोनों के मन में एक जैसा सपना पल रहा था। शादी को 1 साल बीत चुका था, लेकिन उसकी गोद अब भी सूनी थी। शुरुआत में किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन धीरे धीरे सलाहें शुरू हुई। डॉक्टर को दिखा लो, फलां दवाई ले लो, अरे फलां मंदिर में भी हो आओ, ऐसा करो, ये उपाय कर लो। कुछ लोग चिंता में कहते थे और कुछ आदत से मजबूर, और कुछ ऐसे भी थे जिन्हें किसी और की ज़िंदगी में झांकने की पुरानी आदत थी। नंदिनी सुनती थी, मुस्कुराती थी और चुपचाप अपने काम में लग जाती थी, लेकिन हर शब्द कहीं ना कहीं दिल में उतर ही जाता था। समय बीतता गया, 1 साल, 2 साल, फिर 3 साल और देखते ही देखते 5 साल बीत गए, लेकिन नंदिनी और विनय के घर में अब भी किसी बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी। अब लोगों की सलाहें धीरे धीरे सवालों में बदलने लगी थी और सवाल तानों में। कभी कोई रिश्तेदार पूछ लेता, अभी तक कोई खुशखबरी नहीं। कभी कोई पड़ोसन मुस्कुराते हुए कह देती, इतनी देर कर दी शादी में, अब मुश्किल तो होगी ही। कुछ लोग हमदर्दी दिखाते थे, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते थे जो हमदर्दी के कपड़े पहनकर भी चोट दे जाते थे। नंदिनी बाहर से जितनी मजबूत दिखती थी, अंदर से उतनी ही टूटने लगी थी। रात को कभी कभी वह चुपचाप छत की तरफ देखती रहती। उसे लगता जैसे उसके हिस्से का सुख कहीं रास्ता भूल गया हो। एक रात उसने धीमे से विनय से पूछा, तुम्हें कभी बुरा नहीं लगता?
विनय किताब पढ़ रहा था। उसने किताब बंद की और उसकी तरफ देखा। पूछा, किस बात का? नंदिनी कुछ पल चुप रही, फिर बोली, सबके घर बच्चे हैं, हमारे घर क्यों नहीं? कुछ पल कमरे में खामोशी रही। फिर विनय ने उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया और बोला, हाँ, मैं भी चाहता हूँ कि हमारे घर एक बच्चा हो। मैं भी चाहता हूँ कि एक नन्हा सा हाथ मेरी उंगली पकड़कर चले। मैं भी चाहता हूँ कि हमारे घर में किलकारियाँ गूंजें। उसने नंदिनी की आंखों में देखते हुए कहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी अधूरी है। मेरे लिए तुम आज भी उतनी ही ज़रूरी हो जितनी उस दिन थी जब पहली बार इस घर में आई थी। नंदिनी मुस्कुराने की कोशिश करती रही, लेकिन उस रात वह बहुत देर तक सो नहीं सकी। आखिरकार दोनों ने डॉक्टरों से सलाह लेने का फैसला किया। एक अस्पताल, फिर दूसरा अस्पताल और फिर तीसरा अस्पताल। जांचें होती रहीं, रिपोर्ट आती रहीं, नई दवाइयाँ शुरू होती रहीं। हर नई रिपोर्ट के साथ एक नई उम्मीद जन्म लेती और हर अधूरी खबर के साथ वह उम्मीद थोड़ी और थक जाती। फिर भी नंदिनी हार नहीं मान रही थी। वह भविष्य के छोटे छोटे सपने बुनती रहती। कभी बाजार में बच्चों के कपड़े देखकर रुक जाती, कभी खिलौनों की दुकान के सामने खड़ी हो जाती और कभी मन ही मन सोचने लगती, अगर बेटी हुई तो क्या नाम रखूंगी, और अगर बेटा हुआ तो क्या नाम रखूंगी। और विनय उसे देखता और मुस्कुरा देता, क्योंकि वह जानता था ये सिर्फ सपना नहीं था, ये नंदिनी का दिल का सबसे कोमल कोना था, और शायद उसका भी। एक दिन अस्पताल से लौटते समय कार में बैठे बैठे नंदिनी अचानक बोली, विनय, अगर हमारे घर बच्चा आया ना तो मैं उसे एक पल के लिए भी खुद से दूर नहीं जाने दूंगी। और विनय हंस पड़ा। बेचारा बच्चा, उसे सांस भी लेने दोगी या नहीं? पहली बार कई दिनों बाद नंदिनी खुलकर हंसी, लेकिन जिंदगी को शायद अभी उनकी यह हंसी मंजूर नहीं थी, क्योंकि कुछ ही महीनों बाद एक रिपोर्ट ने उनकी पूरी दुनिया बदल दी। उस दिन अस्पताल का माहौल कुछ अलग था। डॉक्टर सामान्य से ज़्यादा गंभीर दिखाई दे रहे थे। नंदिनी ने कई बार रिपोर्ट की तरफ देखा, फिर डॉक्टर के चेहरे की तरफ। उसका मन जाने क्यों घबराने लगा था। डॉक्टर ने कुछ क्षण चुप रहने के बाद कहा, हमें कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं जिन पर तुरंत ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके बाद डॉक्टर क्या क्या कहते रहे, नंदिनी को ठीक से याद नहीं। उसे बस एक शब्द याद रहा, और वो था कैंसर। जैसे किसी ने उसके कानों में शीशा घोल दिया हो। कमरे में सब कुछ वैसा ही था। कुर्सियाँ भी थीं, टेबल भी थी, दीवारें भी थीं, लेकिन उसकी दुनिया बदल चुकी थी। नंदिनी ने धीरे से विनय की तरफ देखा। विनय की आंखें भी नम थीं, लेकिन उसने खुद को संभाल रखा था, क्योंकि उस समय अगर वह टूट जाता तो शायद नंदिनी पूरी तरह बिखर जाती। अस्पताल से घर लौटते समय दोनों लगभग पूरे रास्ते चुप रहे। कार की खिड़की के बाहर दुनिया वैसी ही चल रही थी। लोग बाज़ारों में घूम रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, दुकानें खुली थीं, सब कुछ सामान्य था। सिर्फ नंदिनी की ज़िंदगी सामान्य नहीं रही थी। घर पहुंचकर वह सीधे अपने कमरे में चली गई। उस दिन उसने किसी से बात नहीं की। रात को बहुत देर तक जागती रही। फिर अचानक धीमे से बोली, विनय, क्या मैं मर जाऊंगी? यह सवाल सुनकर विनय का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में भींच लिया, लेकिन उसने अपने चेहरे पर मुस्कान लाने की भरसक कोशिश की।
वह उसके पास बैठ गया और बोला, पागल हो क्या? अभी तो तुम्हें मुझे बहुत साल परेशान करना है। नंदिनी हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मैं सच कह रही हूँ विनय, मुझे बहुत डर लग रहा है। विनय ने उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। बोला, डर तो मुझे भी लग रहा है। पहली बार उसने अपना डर छिपाया नहीं, लेकिन हम दोनों मिलकर इससे भी लड़ेंगे। जैसे अब तक हर मुश्किल से लड़े हैं। उस रात दोनों बहुत देर तक जागते रहे। कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं हुई, कोई चमत्कारी उम्मीदें नहीं थीं। बस दो लोग थे जो जिंदगी के सबसे कठिन मोड़ पर एक दूसरे का हाथ पकड़े बैठे थे। उसके बाद इलाज शुरू हुआ। अस्पताल, दवाइयाँ, जांचें, रिपोर्टें और उम्मीद तथा डर के बीच झूलते हुए दिन। धीरे धीरे नंदिनी का शरीर बदलने लगा, उसकी ताकत कम होने लगी। कभी वह पूरे दिन बिस्तर से उठ नहीं पाती, कभी दवाइयों की वजह से घंटों चुप पड़ी रहती। लेकिन सबसे ज़्यादा दर्द उसे बीमारी का नहीं, अपने टूटते हुए सपनों का होता था। क्योंकि अब लड़ाई सिर्फ माँ बनने की नहीं रही थी, अब लड़ाई जिंदगी की थी। समय बीतता गया, इलाज चलता रहा। कुछ रिपोर्टें उम्मीद देती, कुछ फिर से चिंता बढ़ा देती। नंदिनी ने धीरे धीरे सीख लिया था कि अब उसकी ज़िंदगी पहले जैसी नहीं रहने वाली। लेकिन एक बात वह अब भी नहीं सीख पाई थी, अपने अधूरे सपने को भूलना। कभी कभी जब वह किसी बच्चे को अपनी माँ की उंगली पकड़कर चलते देखती, तो कुछ पल के लिए उसकी नज़र वहीं ठहर जाती। फिर वह मुस्कुराने की कोशिश करती और अपनी नज़र दूसरी तरफ मोड़ लेती। लेकिन दिल को कहाँ समझाया जा सकता है। एक दिन घर में वह अकेली थी। विनय ऑफिस गया हुआ था। समय काटने के लिए उसने अलमारी की सफाई शुरू की। पुराने कपड़े, पुरानी फाइलें और पुरानी कुछ तस्वीरें, और फिर ऊपर वाले खाने में रखा एक छोटा सा डिब्बा। नंदिनी ने डिब्बा नीचे उतारा। उसे याद नहीं था कि उसने इसे पहले कभी देखा हो। उसने धीरे से डिब्बा खोला और अगले ही पल उसकी उंगलियां ठहर गईं। अंदर एक छोटा सा ऊनी स्वेटर रखा था, सफ़ेद रंग का, बहुत छोटा, बहुत नर्म, इतना छोटा कि शायद कुछ महीने का बच्चा ही पहन सकता था। नंदिनी उसे हाथों में लेकर देर तक देखती रही। उसके चेहरे पर मुस्कान भी थी और आंखों में नमी भी। उसी समय दरवाज़ा खुला। विनय घर लौट आया था। कमरे में आते ही उसकी नज़र नंदिनी और उस स्वेटर पर पड़ी। कुछ पल के लिए वह भी चुप हो गया। नंदिनी ने धीरे से पूछा, ये कब लिया था? विनय ने कुर्सी खींचकर उसके पास बैठते हुए कहा, बहुत साल पहले, जब हम इलाज शुरू कर रहे थे। पता नहीं क्यों मुझे लगा था कि जल्दी ही इसकी ज़रूरत पड़ जाएगी। कमरे में खामोशी छा गई। नंदिनी स्वेटर को सहला रही थी, जैसे वह कोई कपड़ा नहीं, उसका अपना सपना हो। उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े और पहली बार उसने खुद को रोकने की कोशिश नहीं की। वह रोती रही बहुत देर तक और विनय चुपचाप उसके पास बैठा रहा। क्योंकि कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें शब्द नहीं, सिर्फ साथ चाहिए होता है। कुछ देर बाद नंदिनी ने कांपती आवाज़ में कहा, मैं हार गई विनय। मैं तुम्हें पिता बनने की खुशी नहीं दे सकी। मैं तुम्हारे माँ पापा की उम्मीदें पूरी नहीं कर सकी। मैं किसी की उम्मीद पूरी नहीं कर सकी। विनय ने उसकी तरफ देखा, लेकिन इस बार उसके पास तुरंत कोई जवाब नहीं था। क्योंकि यह दर्द सिर्फ नंदिनी का नहीं था, उसका भी था। उसने भी तो कभी एक छोटे से बच्चे को अपनी गोद में लेने का सपना देखा था। उसने भी तो कभी अपने बेटे या बेटी को स्कूल छोड़ने की कल्पना की थी।
उसके भी सपने थे, बस वह उन्हें नंदिनी के सामने कभी गिनाता नहीं था। और शायद यही वजह थी कि उस दिन उसकी आंखें भी नम थीं। उस दिन के बाद नंदिनी कई दिनों तक उस छोटे से स्वेटर के बारे में सोचती रही। कभी उसे अलमारी में रख देती, फिर कुछ देर बाद निकाल कर देखती, जैसे वह कोई कपड़ा नहीं, उसके जीवन का वह हिस्सा हो जिसे समय उससे छीन ले गया था। एक शाम मौसम बहुत सुहावना था। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। आसमान पर हल्का सुनहरा रंग बिखरा हुआ था। नंदिनी और विनय घर के बरामदे में बैठे थे। कई दिनों बाद दोनों बिना किसी रिपोर्ट, दवाई या अस्पताल की बात के साथ बैठे थे। कुछ देर तक दोनों ही चुप रहे। फिर नंदिनी ने धीरे से कहा, विनय, एक बात पूछूं? विनय मुस्कुराया, बोला, पूछो। नंदिनी कुछ क्षण चुप रही। फिर उसकी नज़र सामने डूबते सूरज पर टिक गई और उसने बहुत धीमी आवाज़ में पूछा, तुम्हारा सपना अधूरा रह गया ना? विनय ने उसकी तरफ देखा। उसने महसूस किया कि यह सवाल आज का नहीं था। यह कई वर्षों से उसके दिल में दबा हुआ सवाल था। वह सवाल जो हर अधूरी इच्छा के पीछे छिपा रहता है। वह सवाल जो हर रात नंदिनी को जगाता रहा था। कुछ पल दोनों के बीच खामोशी रही। फिर विनय ने धीरे से उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। उसकी आंखों में देखते हुए वह मुस्कुराया और बोला, नहीं पगली। नंदिनी ने उसकी तरफ देखा। विनय ने आगे कहा, हमारे सपने ज़रूर अधूरे रह गए, लेकिन हम दोनों आज भी एक दूसरे से मिलकर पूरे हैं। बस इतना ही। ना कोई बड़ा भाषण, ना कोई फिल्मी संवाद, सिर्फ कुछ साधारण शब्द, लेकिन उन शब्दों में वर्षों का साथ था, वर्षों का प्रेम था, वर्षों का संघर्ष था। नंदिनी की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन शायद बहुत समय बाद उन आंसुओं में सिर्फ दर्द नहीं था, उनमें सुकून भी था, क्योंकि पहली बार उसे एहसास हुआ कि ज़िंदगी ने उससे बहुत कुछ छीन लिया है, लेकिन सब कुछ नहीं। उसके पास अब भी एक ऐसा हाथ था जो हर कठिन रास्ते पर उसके साथ चल रहा था। उसने अपना सर विनय के कंधे पर रख दिया और दोनों बहुत देर तक उसी तरह बैठे रहे, बिना कुछ कहे, क्योंकि कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं, साथ से पूरे होते हैं। आज उस बात को कई साल बीत चुके हैं। नंदिनी की उम्र अब लगभग 44 साल के आसपास है। उसकी लड़ाई अभी भी ख़त्म नहीं हुई। इलाज अब भी चल रहा है। कुछ दिन अच्छे होते हैं, कुछ दिन बहुत कठिन। कभी रिपोर्ट थोड़ी राहत देती है, कभी फिर से नई चिंता सामने खड़ी हो जाती है। लेकिन इन सब के बीच एक बात आज भी नहीं बदली, और वो है विनय का साथ। आज भी जब नंदिनी अस्पताल जाती है तो विनय उसके साथ होता है। आज भी दवाइयों का समय उसे विनय ही याद दिलाता है। आज भी जब वह थक जाती है तो विनय चुपचाप उसके पास बैठ जाता है। जिंदगी ने दोनों से बहुत कुछ छीन लिया। एक सपना छीन लिया, कुछ खुशियाँ छीन ली, कुछ उम्मीदें छीन ली, लेकिन शायद ज़िंदगी हर बार सब कुछ नहीं छीनती। कुछ लोगों को वह एक ऐसा साथी दे देती है जो सबसे कठिन दिनों में भी हाथ नहीं छोड़ता। कई लोग सोचते हैं कि अधूरा सपना सिर्फ वही होता है जो पूरा ना हो सके, लेकिन नंदिनी ने अपनी ज़िंदगी से एक दूसरी बात सीखी। कभी कभी सपने अधूरे रह जाते हैं, फिर भी ज़िंदगी पूरी हो सकती है, क्योंकि ज़िंदगी सिर्फ उन खुशियों का नाम नहीं है जो हमें मिल गई। ज़िंदगी उन लोगों का नाम भी है जो हमारे साथ खड़े रहे जब सब कुछ बिखर रहा था। आज भी नंदिनी कभी कभी उस छोटे से स्वेटर को देखती है। उसकी आंखें नम हो जाती हैं, दिल में एक हल्की सी टीस भी उठती है, लेकिन उसी पल उसे विनय की कही हुई बात याद आ जाती है।
नहीं पगली, हमारे सपने ज़रूर अधूरे रह गए, लेकिन हम दोनों आज भी एक दूसरे से मिलकर पूरे हैं। और शायद यही इस कहानी का सबसे सुंदर सच है। कुछ सपने पूरे नहीं होते, लेकिन कुछ रिश्ते इतने खूबसूरत होते हैं कि अधूरे सपनों का दर्द भी थोड़ा हल्का कर देते हैं। मैं हूँ इंदु, और फिर मिलेंगे एक और ऐसी कहानी के साथ, क्योंकि हर इंसान की ज़िंदगी में एक ना एक कहानी ज़रूर होती है। धन्यवाद।